तो आज हम मिडिल ईस्ट से आ रही एक ऐसी खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया के व्यापार की तस्वीर बदल सकता है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई देश सच में खुले समुद्र के बीच में एक टोल बूथ लगाकर वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसा वसूल सकता है? चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो कहानी यह है कि ईरान दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर एक तरह का टोल या ट्रांजिट फीस लगाने का प्रस्ताव रख रहा है। अब देखिए, ये कदम एक ऐसे समय पर आया है जब ईरान पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। तो ये प्लान ईरान के लिए अपनी रणनीतिक लोकेशन का फायदा उठाकर रेवेन्यू जुटाने का एक नया तरीका हो सकता है। और बस इसी वजह से इस प्रस्ताव ने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये है कि ये प्रस्ताव इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। इसे समझने के लिए हमें होर्मुज जलडमरू मध्य की अहमियत को समझना होगा। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की आप कह सकते हैं जीवन रेखा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 30% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसे एक चोक पॉइंट कहते हैं, मतलब एक ऐसा जरूरी रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की निर्भरता बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। ये जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है और यहीं से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक एनर्जी की सप्लाई पहुंचती है। खास तौर पर चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तो इस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं और यही बात इस पूरे मुद्दे को और भी पेचीदा बना देती है। तो इस टोल के पीछे की असली वजह क्या है? सीधी सी बात है, पैसा। चलिए देखते हैं कि ईरान इस योजना से कितनी बड़ी कमाई करने का अनुमान लगा रहा है। प्रस्ताव ये है कि हर एक जहाज से, खासकर बड़े तेल टैंकरों से, इस रास्ते से गुजरने के लिए लगभग $2 मिलियन का टोल वसूला जाए। ये करीब करीब हर बैरल तेल पर $1 का ट्रांजिट चार्ज होगा। और अगर ये प्लान लागू हो जाता है तो अनुमान है कि ईरान को हर साल 70 से 80 बिलियन डॉलर तक की जबरदस्त कमाई हो सकती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। देखिए, 2024 में ईरान ने अपने तेल के निर्यात से करीब $46.7 बिलियन कमाए थे। और ये जो प्रस्तावित टोल से कमाई है, ये उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आता है। सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा कर भी सकता है? और इसका जवाब छिपा है प्राकृतिक जलडमरू मध्य और इंसानों की बनाई नहरों के बीच के फर्क में। तो देखिए, जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि स्वेज और पनामा जैसी नहरें मानव निर्मित हैं। उन्हें बनाया गया है और उनके रखरखाव और ऑपरेशन में भारी खर्च आता है। इसीलिए उन्हें बनाने वाले देश जैसे मिस्र और पनामा वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल ले सकते हैं। लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक प्राकृतिक रास्ता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आता है और यहां पर नियम बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र ने स्वेज नहर से सिर्फ एक साल में $9 बिलियन से ज्यादा कमाए और पनामा ने अपनी नहर से लगभग 5-5.5 बिलियन कमाए। ये कमाई इन देशों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये कानूनी इसलिए है क्योंकि ये नहरें उनकी अपनी संपत्ति हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हॉर्मुज जैसे प्राकृतिक समुद्री रास्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून असल में कहता क्या है। इस पूरे मामले की जड़ में है यूएन क्लॉज, यानी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये एक तरह से पूरी दुनिया के समुद्रों के लिए बनाई गई रूल बुक है। और यूएन क्लॉज का एक मुख्य सिद्धांत है ट्रांजिट पैसेज का अधिकार। ये बिल्कुल साफ कहता है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य से सिर्फ गुजरने के लिए कोई भी देश जहाज़ों पर टोल नहीं लगा सकता। तो ये बात ईरान के प्रस्ताव को सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बना देती है। हाँ, कानून में एक छोटी सी गुंजाइश जरूर है। देश सिर्फ खास सेवाओं के लिए फीस ले सकते हैं, जैसे किसी जहाज को रास्ता दिखाने या उसे खींचकर ले जाने में मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ वहां से गुजरने के लिए एक जनरल टोल लगाना ये नियमों के खिलाफ है। तो हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ है ईरान, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है दशकों पुराना अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो सवाल ये उठता है कि जब एक देश की संप्रभुता और उसकी आर्थिक जरूरतें दुनिया के बनाए नियमों से टकराती हैं, तो आखिर जीत किसकी होती है?